मैनू पता चला है अल्लाह वसाया ने तुझसे बी नामे ही पर दस्तखत कराए हैं। वो ज़मीन और हवेली की मिल्कियत अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है। मेरा मैनेजर मेहरबान अली एक केस की पैरवी के सिलसिले में कल शहर गया था। वहीं सदर दफ्तर के एक मुहर्रिर ने उसे ये गल बताई। अल्लाह वसाया भी वहाँ मौजूद था। उसका वकील कोशिश कर रहा है कि काम छेती नाल पूरा हो जाए। तेरे मैनेजर ने गलत बताया। रहीमदाद ने एहसान शाह की इत्तला दुरुस्त तस्लीम नहीं की। अल्लाह वसाया तो कैम्बलपुर में है और मैंने पता है उसका शहर में रुकने का कोई इरादा नहीं। वो तो अभी तक कैम्बलपुर ही में होगा, वहाँ से सीधा अपने पिंड आएगा। तू भी ठीक कह रहा है। एहसान शाह ने उससे उलझने की कोशिश नहीं की। अल्लाह वसाया ने यही बताया होगा, पर मेरा मैनेजर मुझसे गलत बात नहीं कह सकता। उसने पहलू बदला। ये बता, तू जिसे मुख्तारनामा बताता है उसकी तेरे पास कोई नकल शक्ल भी है? वो तो जी मेरे पास नहीं है, ना मैंने मांगी और न वकील ने मुझे दी। मैंने उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी। बुरा ना मनाना शाह जी, अगर अल्लाह वसाया के दिल में खोट होती तो वो हवेली और ज़मीन के अलाटमेंट के बाद पिंड के सारे मज़ारों और कमियों को इकट्ठा करके ये बात सबको साफ साफ न बताता। तैनू पता नहीं उसने ऐसा ही किया था। तेरा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? एहसान शाह भड़क उठा। चौधरी, तैनू मालूम नहीं तो किस से बात कर रहा है? पहले मैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट होता था, अदालत लगाता था, मुकदमों के फैसले सुनाता था, पर मैंने खुद ही मजिस्ट्रेटी छोड़ दी। जिम्मेदारी के बखेड़े क्या थोड़े थे जो इस बखेड़े में पड़ा रहता। बहुत इसरार किया पर मैं राजी न हुआ। दूसरे इसके लिए जाने कैसी कैसी कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं, सिफारिशें पहुंचाते हैं। उसने झुंझला कर मुंह बिगाड़ा। मैंने तेरी जायदाद और मिल्कियत से क्या लेना? मेरे पास कुछ कम मुरब्बे हैं। रहीमदाद उसकी ब्राह्मी से सख्त मरूब हुआ। लहजे में नरमी पैदा करते हुए बोला, शाह जी, तू मेरी बात का गलत मतलब समझा। तेरा मतलब कुछ ही हो। कल असल ये है, मैं यारी करता हूँ तो इसे निभाता भी हूँ। मुझे जैसे ही मेहरबान अली से मालूम हुआ फौरन तुझे बुलाया और सब कुछ बता दिया ताकि तू होशियार हो जाए। आगे तेरी मर्जी। शाह जी, ये तेरी मेहरबानी है। रहीमदाद के लहजे से खुशामद साफ झलक रही थी। एहसान शाह यही सुनना भी चाहता था। इसके चेहरे पर छाई हुई खशूनत मिटने लगी। उसने संजीदगी से कहा, वैसे ये बता दूं, मेहरबान अली पटवारी से मिला था। उसने रजिस्टर खसरा गर्दावरी देखा है। अभी तक इंतकालात तेरे ही नाम हैं। एहसान शाह ने विस्की का बड़ा घोंट भरा, शीदा को बुलाया और खाना लगाने की हिदायत की। खाने से फारिग होकर एहसान शाह ने रहीमदाद को रोकना चाहा, मगर रहीमदाद रजामंद नहीं हुआ। उसे खदशा था कि सुबह वापस गया तो दारा फिर न मिल जाए। रहीमदाद ने जब से दारा को देखा था सख्त परेशान था। दारा खतरा बनकर उसके जहन पर छाया हुआ था। उसने ये सोचकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश की, हो सकता है दारा उसे पहचान न सका हो। वह मुंह मोड़कर तेजी से घोड़ा दौड़ाता उसके पास से निकल गया था। अब वो दोबारा ऐसा खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि एहसान शाह के इसरार के बावजूद नहीं ठहरा। जब वो घोड़ी पर सवार होकर वापस हुआ तो आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। साफ शफाफ आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। हर तरफ उजली उजली चांदनी छुटकी हुई थी। रहीमदाद नहर के साथ साथ घोड़ी दौड़ाने लगा और रफ्तार बतदरीज तेज करता गया। वो कोटला हरकिशन में दाखिल हुआ तो रात ढल रही थी। मेहमान खाने में पहुंचा तो अहमद ने दरवाज़ा खोलकर रहीमदाद को पहली खबर यह सुनाई कि अल्लाह वसाया सरशाम ही वापस आ गया। रहीमदाद परेशान हो गया। वो शराब के नशे में चूर था और सीधा एहसान शाह के पास से आ रहा था। उसने सोचा, अगर इस वक्त अल्लाह वसाया की आंख खुल गई और वो उससे मिलने मेहमान खाने में आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा उसने अहमद से बातचीत नहीं की। जो कुछ उसने कहा खामोशी से सुन लिया। कपड़े तब्दील किए, शलवार उतारकर धोती बांधी और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। मगर उसे जल्द नींद नहीं आई। वो देर तक एहसान शाह की बात पर गौर करता रहा। उसके जहन में तरह तरह के शुबहात पैदा हो रहे थे। वो बराबर ये कोशिश करता रहा कि अल्लाह वसाया के बारे में कोई बदगुमानी दिल में ना आने दे, मगर शुबहात बार बार सर उठाते और दिमाग में खलबली मचा देते। इसी जहनी इंतशार में वो सो गया। सवेरे सवेरे अल्लाह वसाया मेहमान खाने में आ गया। उसने दरवाजे से दाखिल होते ही पूछा, चौधरी, रात कहाँ रहा? मैं तो तेरे जाने के थोड़ी देर बाद पहुंच गया था। पता चला तू घोड़ी पर बैठकर नहर की तरफ गया है। मैं देर तक इंतजार करता रहा।
रहीम दाद इस सवाल के लिए खुद को पहले ही तैयार कर चुका था। होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, तू चला गया तो अकेले में जी बहुत घबराया। तैनो पता है अपना यहाँ और कोई मेल जोल का नहीं। कल शाम घोड़ी पर बैठकर दिल बहलाने नहर की तरफ निकल गया। रास्ते में एक पुराना जानने वाला मिल गया, जिद करके अपने घर ले गया। आलमपुर के नज़दीक उसका पिंड है। 150 कल्ला के लगभग जिम्मेदारी है। मज़े से गुजर बसर हो रही है। रात की रोटी भी मैंने उसके साथ खाई। बाद में गपशप लगी तो आधी रात हो गई। वो तो रोकता था पर मैं न रुका। तू पहले भी तो एक रात उसी के यहाँ ठहरा था। अल्लाह वसाया ने कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, कोई पुराना यार लगता है, पर तूने पहले उसका जिक्र नहीं किया। रहीम दाद ने यह सुना तो हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया कि अहमद ने अल्लाह वसाया को इसके बारे में एक एक बात की रिपोर्ट पहुंचा दी है। उसने अपनी झुंझलाहट दबा के झट बात बनाई। मुझे तो पहली बार पता चला कि वो उधर है। बरसों बाद मिला था। शकूर नाम है उसका, पटियाले का महाजिर है। जिन दिनों में खुशाब में होता था वो साथी के मकान में रहता था। वो इत्मीनान से झूठ पर झूठ बोलता रहा। पिछली बार तो इसलिए उसके पास ठहरना पड़ा कि अचानक बरखा शुरू हो गई। सारी रात होती रही। ऐसे में कैसे वापस आ सकता था। तूने ठीक किया जो उधर ही ठहर गया। बारिश में तो सारे ही रास्ते खराब हो जाते हैं। बरसात की अंधेरी रातों में तो इन कच्चे रास्तों पर हरगिज सफ़र नहीं करना चाहिए। रहीमदाद ने गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए पूछा, घरवाली और बच्चे भी तेरे साथ ही वापस आ गए या अभी कैम्बलपुर ही में हैं? उसने कदरे तवक्कुफ किया। तू कुछ जल्दी नहीं आ गया? हाँ जी, मैं जल्दी ही आ गया। कैम्बलपुर में बहुत गर्मी थी। उधर अब तक बारिश नहीं हुई। मैं तो बहुत घबरा गया था, पर जमीला जल्द आने को तैयार नहीं थी। वो तो जाते ही ब्याह की रीता रस्मा में ऐसी उलझी कि उससे मिलना ही न होता था। वो तो ब्याह के बाद भी वहाँ कुछ रोज़ ठहरना चाहती थी, पर मैं जिद करके उसे और बच्चों को अपने साथ ही ले आया। ब्याह तो ठीक ठाक हो गया? हाँ जी, सब ठीक ठाक रहा, अल्लाह वसाया ने जवाब दिया। जमीला ने सारे कामकाज ऐसी शान से किए कि शर्पा के ससुराल वाले खुश हो गए। इतने खुश के चौधरी, मैं तुझे क्या बताऊं, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी धूमधाम से ब्याह होगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। इधर जमीला भी बहुत खुश थी। जब मिली हंसती मुस्कुराती मिली। उसे तो मज़ा आ रहा था, पर अपना जी उकता गया। कुछ ज़रूरी काम भी करने थे। आखिरी जुमला सुनकर रहीमदाद चौंका। मान उसे वो बात याद आ गई जो गुज़िश्ता शब एहसान शाह ने अल्लाह वसाया के बारे में बताई थी। उसने अल्लाह वसाया को टटोलने की गरज से हिचकिचाते हुए पूछा, तू परसों शहर में था? वापसी में वहाँ भी ठहरा था? अल्लाह वसाया ने हैरत से आंखें फाड़कर रहीमदाद को देखा। ठहरा तो था, पर तैनों कैसे पता चला? शकूर ही ने बताया था। वो भी उस रोज़ शहर में था। रहीमदाद ने बात निभाने की कोशिश की, पर मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानता। अल्लाह वसाया बदस्तूर हैरत ज़दा था। तू उसे नहीं जानता, पर वो तो तुझे जानता है, रहीमदाद ने मुस्कुरा कर कहा। उसके लहजे से खुशामद अयां थी। तू इतना वड्डा ज़िम्मेदार है, तुझे इधर का कौन बंदा नहीं जानता? ज़िम्मेदार तो सभी जानते हैं। उसने अपनी बात में वज़न पैदा करने की कोशिश की। वो तुझसे बहुत मिलना चाहता है। तू कहे तो उसे किसी रोज़ बुलवा लूँ? ज़रूर बुलवा ले। तेरा पुराना मिलने वाला है, भला ही बंदा होगा। अल्लाह वसाया ने उसकी हौसला शिकनी नहीं की। मैं किसी रोज़ उसकी तरफ जाऊँगा और अपने साथ ही लेता आऊँगा। इससे मिलकर तू खुश होगा। अल्लाह वसाया ने शकूर के ज़िक्र में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। बात का रुख शर्फा की शादी की जानिब मोड़ दिया और इसमें जमीला की सरगर्मी और इन्हेमाक मुस्कुरा मुस्कुरा कर बयान करता रहा। उसके तर्ज इजहार से बखूबी अंदाज़ा होता था कि जमीला ने उसकी फूफीज़ाद बहन के ब्याह में जोश व खरोश का जो मुजाहरा किया था वो उससे बहुत खुश है। वो कुछ देर तक बैठा शर्फा की शादी के हंगामों का जिक्र करता रहा, फिर खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद रहीमदाद फिक्रमंद हो गया। सोचने लगा, एहसान शाह ने गुज़िश्ता शब जो कुछ बताया था वो दुरुस्त था? क्या अल्लाह वसाया ने वकील के साथ साजबाज करके मुख्तारनामे के बजाय उससे बी नामे पर दस्तखत कराए हैं? क्या वो हवेली और ज़मीन दोबारा अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहा है? वापसी में उसने शहर में एक रोज़ क्यों क़याम किया था? और वकील के हमरा सदर दफ्तर किस लिए गया था? ये और ऐसे कितने ही सवालात उसके जहन में उभरते रहे, डूबते रहे। रहीमदाद मुखमसे में पड़ गया और तमाम वक्त इसी फिक्र में गलताओं पेचा रहा। बरसात की सुहानी शाम थी।
गहरा नीला आसमान आईने की मानिंद झलक रहा था। भीगी भीगी हवा में सरसराहट थी। दरख्त और पौधे झूम रहे थे। घास में लहरें उठ रही थीं। बाग में रहीमदाद के साथ अल्लाह वसाया बैठा था। जमीला भी मौजूद थी। वो नहा धोकर आई थी। शगुफ्ता और निखरी निखरी नजर आ रही थी। मौसम की मुनासिबत से वो धानी कुर्ता और उसी रंग की शलवार पहने हुई थी। अलबत्ता चुनरी रंग बिरंगी थी, मगर उस पर सब्ज धारें बहुत नुमायाँ थीं। हर तरफ फैली हुई हरियाली के पस मंज़र में उसकी खूबसूरती में ताबिंदगी थी। नई सजधज थी। रहीमदाद ने उसे देखा तो सीने में धुआं सा उठता महसूस किया। वो मबहूत होकर यकटक उसका चेहरा देखता रहा। जमीला का हर अंदाज साफ चुगली खा रहा था कि उसे अपनी दिलकशी और रानाई का पूरा पूरा एहसास है। रहीमदाद की बहकी बहकी नज़रें देखकर वो मुस्कुराई। उसके गुलाबी होंठ ताज़ा फूल की पंखुड़ियाँ बन गए। उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर पूछा, चौधरी कल रात तू किधर रहा? अल्लाह वसाया ने रहीमदाद के जवाब देने से पहले ही हंस कर कहा, जमीले असल गल ये है, अकेले इसका जी घबराता है। उसने मुड़कर रहीमदाद की जानिब देखा। चौधरी अब तू ब्याह कर ले। इस तरह कब तक गुजारा होगा? 8 साल तो हो गए घरवाली और बच्चों को ढूंढते हुए। जाने वो पाकिस्तान पहुँचे भी कि नहीं? हाँ जी, लाखों ही ख़ानदान और परिवार बिखर के ऐसे उजड़े कि किसी को किसी का कुछ पता नहीं। जमीला बोली। उसका दबा हुआ गम उभरा और सूरज की मानिंद दमकते हुए चेहरे पर बादल का टुकड़ा बनकर फैल गया। हर एक को नए सिरे से अपना जीवन शुरू करना पड़ा। कहती तू ठीक ही है। रहीमदाद ने गहरी सांस भरी। पर अब तो यूं लगता है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। कब तक ऐसे सपने देखता रहेगा? अल्लाह वसाया ने मुस्कुरा कर कहा, अभी तू जवान है, तैनू अब आगे की फिक्र करनी चाहिए। ये काम तो तुझे ही करना होगा अल्लाह वसाया। जमीला ने मशवरा दिया। मैं तो इस बारे में उसी रोज़ से सोच रहा हूँ जब से चौधरी के नाम हवेली और ज़मीन की अलाटमेंट हुई है। हाँ, अब तो उसे यहीं रहना है, घर भी बसाना होगा। जमीला ने रहीमदाद को मुखातिब किया, चौधरी तू बरसों इधर उधर भटकता रहा, अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। समय आ गया है कि तू आगे के लिए सोच। सच पूछ, मैंने तो इस बारे में अभी तक सोचा ही नहीं। तूने नहीं सोचा तो क्या हुआ? अल्लाह वसाया को तो सोचना चाहिए। जमीला ने अल्लाह वसाया की जानिब देखा। वो सर झुकाए किसी गहरी सोच में उलझा हुआ नजर आ रहा था। जमीला ने उसे इस आलम में पाया तो मुस्कुरा कर पूछा, अल्लाह वसाया तू किस सोच में पड़ गया? चौधरी के लिए रिश्ते के बारे में सोच रहा था। कोई है रिश्ता तेरे सामने? जमीला ने दरियाफ्त किया। चौधरी के लिए रिश्ते तो कई तलाश करने पर मिल सकते हैं, अल्लाह वसाया ने बताया, पर एक रिश्ता ठीक लगता है, उसी के बारे में सोच रहा था। अल्लाह वसाया तेरी गल सुनकर मुझे डर लगता है। अल्लाह वसाया हैरत से रहीमदाद का मुंह तकने लगा। डर क्यों लगता है? तेरी गल मुझे भी समझ नहीं आई। जमीला भी हैरतज़दा नजर आ रही थी। साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? अल्लाह वसाया ने पूछा। देख, अभी तो मेरे और तेरे दरमियान बहुत प्यार है। तेरा घर मुझे अपना ही घर लगता है। बरसों बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी कोई ऐसा ठिकाना है जहां मैं आराम से रह सकता हूँ। रहीमदाद ठहर ठहर कर बोलता रहा। सोचता हूँ बाद में शायद तेरे साथ ये प्यार मोहब्बत ना रहे। पता नहीं कैसी वोटी मेरी घरवाली बनकर आए, हमारे इतने अच्छे मेलजोल का नाश मार दे, एक दूसरे से दूर कर दे। उसने अल्लाह वसाया को बगौर देखा। ऐसा भी तो हो सकता है। चिंता ना कर चौधरी, जमीला ने सीने पर हाथ मारकर कहा। अपना मन उजला है और वड्डा भी है। ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे तो आगे भी गुजारा हो जाएगा। वो खुलकर मुस्कुराई, मुड़कर अल्लाह वसाया की जानिब देखा। ये तो बता अल्लाह वसाया, तूने चौधरी के लिए कहाँ रिश्ता सोचा है? पहले तो कभी इसके बारे में गल नहीं की। वो ऐसा हुआ जमीले, कैम्बलपुर से वापसी में तू जनानियों के डिब्बे में थी। मेरे साथ मुल्तान का एक ज़मींदार चौधरी अकरम सफ़र कर रहा था, अल्लाह वसाया ने बताया। वो पेशावर से आ रहा था, 60 बरस से ऊपर होगा, नेक और भला बंदा है। तहसील कबीरवाला के अहमदपुर पिंड में उसकी जिम्मेदारी है। जात बिरादरी के बारे में कुछ अता पता है? जमीला ने पूछा। क्यों नहीं, अल्लाह वसाया ने मुस्कुरा कर बताया। उसे पहली बार नहीं मिला, पुरानी जान पहचान है। अपने वकील मोहम्मद उस्मान रंधावा ने मिलवाया था।
अकरम उसका भी मौक्किल रह चुका है। कई बार उसे वकील के दफ्तर में मिलना हुआ। वो भी जाट है और साहू है। लगता है उसके वडेरे और बुजुर्ग पहले मुंटगुमरी में रहे होंगे। मुल्तानी और झटकी से ज़्यादा वो अपनी तरह पंजाबी बोलता है। उसी से मैंने अंदाज़ा लगाया। वैसे तुझे पता नहीं, कबीरवाला और पूर्वी मेलसी में झटकी और मुल्तानी से ज़्यादा पंजाबी का रिवाज है, पर इधर जलालपुर और लोधरा में मुल्तानी ही चलती है। कोई इसे झटकी कहता है, कोई अच्छी। जमीला ने बात का रुख बदलते हुए दरियाफ्त किया, तूने ये भी मालूम किया कुड़ी की उम्र कितनी है? भाई बहन कितने हैं? न उसका कोई भाई है न बहन, यूं समझ ले अपनी शर्फा की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका प्यो जिंदा है। अल्लाह वसाया ने जवाब दिया, पर एक गल ज़रा सोचने की है, वो भी बता दे। तू चबा चबा कर क्यों बोल रहा है? जमीला ने हंसकर कहा, गल साफ साफ ये है कि उसका पहले भी एक ब्याह हो चुका है, पर कोई बाल बच्चा नहीं। वो 6 महीने भी ससुराल में नहीं रही। अल्लाह वसाया ने किसी कदर अटकते हुए बताया, उसका घरवाला ठीक बंदा नहीं था, मारपीट करता था, ऊपर से एक कंजरी से भी यारी लगा रखी थी। जब उसने बहुत तंग किया तो अकरम ने कागज़ लिखवा लिया, धी को अपने घर ले आया। ज़रूर तंग करता होगा उसका घरवाला। रहीमदाद बोला, मुल्तानियों में नन खिला मशहूर है। मतलब ये कि जैसे घोड़ी के लिए घास ज़रूरी है, वैसे ही जाल या घरवाली के लिए जत्ती से पिटाई। फजूल बातें ना कर। जमीला ने तड़प कर ठीके लहजे में से टोका, पता नहीं तूने कहाँ से ये कहावत सुन रखी है? मेरी छोटी मासी मुल्तान शहर में रहती थी। वहाँ खत्रियों के बड़े बड़े कुंबे और परिवार आबाद थे। मेरा मौसा रायज़ादा रामचंद खन्ना घराने का था, मशहूर ख़ानदान होता था। रायज़ादा को तो मैंने देखा नहीं, उसका तो मेरे पैदा होने से पहले देहांत हो चुका था। वो अपने ज़माने का बहुत मशहूर रईस था, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी था। उसने रहीमदाद की जानिब देखा, तुझे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं मौसी के घर मुल्तान अक्सर जाती थी, हफ्तों उसके पास रहती। मेरा मौसा इतना भला था कि चौधरी तुझसे क्या बताऊँ, मौसी से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो थी भी बहुत सुंदर। जमीला ने ठंडी सांस भरी। अब तो मुल्तान के सारे ही खत्री मोहल्ले उजड़ गए। मेरी मौसी का घर भी बर्बाद हो गया। सुना है अब वो बम्बई में है। इस बात को सुने हुए भी एक जुग बीत गया, जाने जिंदा है या वो भी स्वर्गवासी हो गई। जमीला के दिलकश चेहरे पर दुख के साए मंडलाने लगे। रहीमदाद ने उसे इस तरह अफसुर्दा पाया तो सफाई पेश करने के अंदाज में बोला, जिम्मेदारनी तू बुरा न मना, मैंने तो मुल्तानियों के बारे में सिर्फ सुना ही सुना है। इस ज़िले में थोड़े ही दिन रहा हूँ, वहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं। वैसे जी ऐसी बातें और कहावतें हर शहर और ज़िले के बारे में मशहूर हैं। अल्लाह वसाया ने बीवी की जाने प्यार भरी नज़रों से देखा। जमीले, मैं तो ये जानता हूँ कि चौधरी अकरम बहुत भला मानस है। वो चाहता है उसकी ज़िंदगी ही में धी के लिए कोई नेक वर मिल जाए। ट्रेन में मुझसे यही गल करता था। बेचारा बीमार भी रहता है, धी की तरफ से बहुत परेशान है। कहता था मुझे तो ये फिक्र खाई जाती है मेरे मरने के बाद उसका क्या बनेगा। बिरादरी और कुंबे वाले भले बंदे नहीं हैं, जिम्मेदारी पर कब्जा करने के लिए बाद में जाने क्या करें। पर मैं पहले कुड़ी को देखूंगी, उसके बिना कैसे फैसला किया जा सकता है। खुद कबीरवाला जाऊंगी। जमीला ने अपने अंदिया बयान किया, तू ज़रूर कबीरवाला चल, मैं भी चलूँगा, चौधरी भी साथ होगा। अल्लाह वसाया ने जमीला की तायीद की। मुझे ले जाकर क्या करेगा? तू और जमीला जो भी तय करेंगे मुझे मंजूर होगा। रहीमदाद ने कबीरवाला जाने से इनकार कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जमीला ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। चौधरी तुझे तो चलना ही पड़ेगा। अकरम से तेरी मुलाकात होनी ज़रूरी है ताकि वो भी तुझसे मिलकर अपना इत्मीनान कर ले। वो पहले ही छोट खाया हुआ है, इस बार पूरी तरह सोच विचार करने के बाद रिश्ता तय करेगा। चौधरी अगर रिश्ता ठीक ठाक हो तो मैं तुझे यही कहूँगा, ज़रूर ब्याह कर ले। अल्लाह वसाया ने असरार किया। रहीमदाद खामोश रहा, लेकिन जमीला खामोश नहीं रही। मुस्कुरा कर बोली, पहले कबीरवाला चलने का प्रोग्राम बना, इसके बाद कुछ तय होगा। बोल, कब का इरादा है? अभी तू कैम्बलपुर से लौटी है, ज़रा दम तो लेने दे। कैम्बलपुर की बात दूसरी थी। वो पश्चिम की तरफ हाथ उठाकर बोली, कबीरवाला तो ये रहा।
मुंटगुमरी से खानेवाल के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और खानेवाल से कबीरवाला दूर ही कितना है, पक्की सड़क जाती है। वैसे तो यहाँ से भी सड़क के रास्ते जा सकते हैं, पर बरखा में लारियों का सफ़र कठिन होता है। तुझे पता नहीं, मैं पहले भी एक बार कबीरवाला जा चुकी हूँ, पर अब तो इस बात को बरसों हो गए। तू कहाँ नहीं गई? अल्लाह वसाया ने हंस कर कहा, ये बता कब चलना है? आज सोमवार है। जमीला चंद लम्हे सोचती रही। जुमेरात की सुबह रवाना हो जाएंगे। जुमे को कबीरवाला ठहरेंगे, सनीचर की रात लौट आएंगे। ठीक रहेगा प्रोग्राम? मुझे ना ले जा तो अच्छा है। रहीमदाद ने एक बार फिर कतराने की कोशिश की। ब्याह तुझे ही करना है ना? तू नहीं जाएगा तो कैसे काम बनेगा? अकरम ने तुझे भी देखना होगा। तू मौजूद रहेगा तो जल्दी ही रिश्ता तय हो जाएगा। बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जमीला खिलखिला कर हंसी। दोबारा जाएगा तो वोटी को विदा करा के साथ ही लाएगा। रहीमदाद ने कुछ कहना चाहा, जमीला ने उसे रोक दिया। अब तू चुप करके बैठा रहे। मुझ पर विश्वास रख, तेरे लिए चंगी ही घर वाली लाऊंगी। तुझे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रहीमदाद चुप रहा। जुमेरात की रवानगी तय हो गई। नौकरों ने खाना चुन दिया। खाने पर भी रहीमदाद की शादी के बारे में बातचीत होती रही। अल्लाह वसाया से ज़्यादा जमीला ने दिलचस्पी का इजहार किया। वो हंस हंस कर बातें करती रही। रहीमदाद चुपचाप खाना खाता रहा। वो शादी करने के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जुमेरात को तारों की छाँव में अल्लाह वसाया, जमीला और रहीमदाद कबीरवाला के लिए रवाना हो गए। जमीला ने इस दफ़ा दोनों बच्चों को साथ नहीं लिया। उन्हें नौकरानियों की निगरानी में छोड़ दिया। अल्लाह वसाया ने एक रोज़ पेशतर अपना एक मुलाजिम चौधरी अकरम के गांव अहमदपुर भेज दिया था ताकि तीनों की आमद से उसे मुतला कर दे। रहीमदाद सफ़र पर रवाना तो हो गया, मगर किसी कदर घबराया हुआ था। वो तरह तरह के खदशात और वसवसों में मुब्तला था। पाकपतन रोड पर पहुंचकर वो लारी में सवार हुआ तो और ज़्यादा सहमा हुआ नजर आने लगा। अल्लाह वसाया और जमीला ने बार बार इधर उधर की बातें छेड़ी, मगर वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो जाता। मुंटगुमरी स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि गाड़ी आने में 2 घंटे की देर है। अल्लाह वसाया और जमीला के हमरा रहीमदाद भी वेटिंग रूम में चला गया। वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा था कि एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के हमरा दाखिल हुआ। उसे देखते ही रहीमदाद के अवसान ख़ता हो गए। वो कुछ देर सहमा हुआ बैठा रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। वेटिंग रूम से निकलकर वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमता रहा। बार बार खौफजदा नज़रों से वेटिंग रूम की तरफ देखता जाता। पुलिस वाले वेटिंग रूम के अंदर ही थे। रहीमदाद टहलते टहलते प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। दोपहर का वक्त था। आसमान पर बादल मंडला रहे थे। हवा ठहरी हुई थी। गर्मी में इजाफा हो गया था। रहीमदाद को प्यास महसूस हुई। पानी पीने के लिए वह नलके की जानिब चला। सामने से एक नौजवान औरत आती नजर आई। वो सफ़ेद धोती बांधे हुई थी। नीली कमीज के ऊपर स्याह दुपट्टा था। औरत ने रहीमदाद को बगौर देखा और टकटकी बांधे देखती रही। रहीमदाद ने उसे फौरन पहचान लिया। वो शादा थी। उसके सर पर गठड़ी थी। उसकी चाल में वही पहली सी आन-बान थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें झिलमिला रही थीं। जिस्म बदस्तूर मजबूत और कसा हुआ था, लेकिन अब वो किसी कदर दुबली हो गई थी। चेहरे की रंगत भी खासी मांद पड़ गई थी। रहीमदाद ने उसे देखा तो सरासीमा हो गया। वो ऐन उसके सामने थी। रहीमदाद ने चाहा कि कतरा कर करीब से गुजर जाए, मगर वो ठटकी और इस तरह कड़ी हो गई कि रहीमदाद को भी कदमों की रफ्तार रोकनी पड़ी। गल सुन, शादा ने उसे टोका। लगता है मैंने तुझे पहले भी देखा है, पर मैंने तो तुझे कभी नहीं देखा। रहीमदाद ने बेरुखी से कहा। नाराज न हो, वो मुस्कुरा कर बोली। मैंने सोचने दे। रहीमदाद ने खुद को संभाला। ये सोचकर घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की कि उसने लाली के हमरा शादा के घर में 1 दिन और 2 रातों से भी कम वक्त के लिए पनाह ली थी, और उस वक्त उसकी वज़ाक़ता भी कतई मुख्तलिफ थी। आलम यह था कि जिस्म पर जेल की मैली कुचैली वर्दी थी। हजामत बढ़ी हुई थी। वो उसके सामने भी कम ही रहा था। बेशतर वक्त उसने कोठड़ी में ज़मीन खोदकर बाले की लाश दबाने में गुजारा था। बाले को कत्ल करने के बायस शादा के हवास भी बजा नहीं थे। बहकी बहकी बातें करती थी। अब तवील मुद्दत गुजरने के बाद दोबारा मिली थी। इस अरसे में रहीमदाद बहुत सी तब्दीलियों से गुजर चुका था। हुलिया इस कदर बदल चुका था कि उसे शिनाख्त करना आसान नहीं था। लगता है
मेरे बारे में तनु धोखा हुआ। रहीमदाद ने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। तू रहीमदाद तो नहीं है? शादा उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। हो भी नहीं सकता, उसे तो मरे हुए भी बहुत दिन हो गए। पता नहीं उसे किसने कत्ल कर दिया। वो चंद लम्हे सोचती रही। तू उसका भाई तो नहीं है? देखने में ऐसा ही लगता है। जाने तू किसकी गल कर रही है? रहीमदाद ने मुंह बिगाड़कर चेहरे पर झुंझलाहट तारी की, मगर वो उसकी झुंझलाहट से मुतासिर नहीं हुई। अपनी हसीन आंखों को गर्दिश देते हुए बोली, मैं किसी को एक बार देख लूं तो भूलती नहीं। सच मान, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। रहीमदाद एक बार फिर घबरा गया और अपनी घबराहट पर पर्दा डालने के लिए बिगड़ कर गोया हुआ। पर तूने मुझे पहले कब देखा? उसने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया। शादा ने उसे रोका। नर्म लहजे में बोली, नाराज न हो, आराम से गल कर। वो बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराई। तू ठीक ही कह रहा है, मैनू धोखा हुआ। ये तो बता दे, तेरा नाम क्या है? चौधरी नूर इलाही, रहीमदाद ने जवाब दिया। तब तो ठीक ही सोचा तूने, मैनू धोखा ही हुआ। शादा ने रहीमदाद को मुतमईन करने की कोशिश की। पर तू कुछ कुछ रहीमदाद से मिलता है, मैनू ऐसा ही लगा था। कौन था रहीमदाद? रहीमदाद ने बेनियाजी से पूछा। उसके लहजे से इत्मीनान झलक रहा था। घबराहट रफा हो चुकी थी। वो लाली का साथी था। दोनों जेल में इकट्ठे होते थे और जेल से भागे भी इकट्ठे थे। लाली उसे अब तक याद करता है। रहीमदाद के जहन में लाली के लिए कुरैत पैदा हुई। उसने दरियाफ्त किया, ये लाली कौन है और अब कहाँ है? जेल में है। पहले मोंटगोमरी जेल में होता था, अब मुल्तान जेल भेज दिया गया है। मैं उसी से मिलने मुल्तान जा रही हूँ। कल मुलाकात का दिन है। तेरा कौन लगता है? रहीमदाद ने पूछा। ये ना पूछ। शादा ने गहरी सांस भरी। कुछ तो लगता ही है, तभी तो उसे मिलने जा रही हूँ। शादा ने गठड़ी उतार कर फर्श पर रख दी। पेशानी से पसीना पोंछा। उसके लहजे से थकन के साथ साथ अफसुर्दगी भी झलकने लगी। वैसे उसका मेरे सिवा कोई भी नहीं। रहीमदाद ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा। तू उसके लिए बहुत दुखी मालूम होती है। शादा ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। रहीमदाद ने मज़ीद बातचीत नहीं की। कुछ देर खामोशी रही। फिर शादा ने झुककर गठड़ी उठाई, एक बार फिर सर पर रखी और चुपचाप एक तरफ चल दी। रहीमदाद जहाँ था वहीं खड़ा रहा। वो शादा की जानिब देखता रहा। शादा पहले ही की तरह खूबसूरत और तरहदार नजर आ रही थी। उसके घने बालों की लंबी चोटी कमर के नीचे तक लटक रही थी। रहीमदाद को लाली याद आ गया। उसके साथ गुजारे हुए दिन रात याद आ गए। वो अहद व पैमान याद आ गए जो दोनों ने एक दूसरे से किए थे। यादों का एक तवील सिलसिला था जो दूर तक फैलता चला गया। ट्रेन आ गई, मगर वो लाहौर जा रही थी। रहीमदाद ने दूर से देखा। इंस्पेक्टर वेटिंग रूम से निकला। दोनों कांस्टेबल उसका सामान उठाए अक़ब से नमूदार हुए। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हो गई। रहीमदाद ने इत्मीनान की सांस ली। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वेटिंग रूम की जानिब बढ़ा। अंदर पहुंचा। अल्लाह वसाया और जमीला उसके लिए बेचैन नजर आ रहे थे। जमीला ने उसे देखते ही पूछा, चौधरी तू किधर चला गया था? बैठे बैठे जी घबराया तो प्लेटफार्म पर टहलने लगा। रहीमदाद ने बात बनाई, पर तू बिल्कुल अचानक उठकर चला गया, बताया भी नहीं, कहाँ जा रहा है? जमीला ने गिला करने के अंदाज में कहा। रहीमदाद के बोलने से पहले अल्लाह वसाया बोल पड़ा, तू हर बात पूछती है। उसने बता तो दिया, प्लेटफार्म पर टहलने के लिए गया था। अल्लाह वसाया बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराया। तू कोई थानेदार नहीं लगी है कि हर काम तुझसे पूछ कर करे? आगे भी तूने ऐसा किया तो उसकी घरवाली तुझसे खार खाने लगेगी, ये सोच ले। तूने मुझे अभी से दोष देना शुरू कर दिया, वो तीखे लहजे में बोली। रहीमदाद दोनों की नोक-झोंक पर चुप रहा। मुस्कुराता हुआ खाली कुर्सी पर बैठ गया। ट्रेन आई तो कुली ने सामान उठाया और तीनों सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गए। रहीमदाद ने खिड़की से झुककर देखा। शादा भी थर्ड क्लास से एक डिब्बे में सवार होने की कोशिश कर रही थी। ज़रा देर में ट्रेन रवाना हो गई। खानेवाल का स्टेशन आया तो अल्लाह वसाया और जमीला के साथ रहीमदाद भी उतर गया। स्टेशन से निकलते ही उन्हें कबीरवाला जाने वाली लॉरी मिल गई।
وہ اس میں سوار ہو گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بھیگی ہوئی سڑک پر لاری زیادہ تیز رفتاری سے نہیں دوڑ رہی تھی، مگر تینوں جب کبیر والا کے اڈے پر پہنچے تو بارش رک چکی تھی۔ انہوں نے تانگا کرائے پر لیا اور اس میں بیٹھ کر احمد پور کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ احمد پور پہنچے تو جھٹپٹا ہو چکا تھا۔ چودھری اکرم اپنے 2 منزلہ مکان کے باہر ان کا منتظر تھا۔ وہ اللہ وسایہ اور رحیم داد سے بڑی گرمجوشی سے ملا۔ جمیلہ تو گھر کے اندر چلی گئی۔ اللہ وسایہ اور رحیم داد کو چودھری اکرم ڈیرے پر لے گیا۔ ڈیرہ گھر کے ساتھ ہی تھا۔ اس میں 2 کشادہ کمرے تھے، آگے کھلا صحن تھا۔ کمرے میں پلنگ بچھے تھے، ان پر صاف ستھرے بستر لگے تھے، بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور مونڈھے تھے۔ دونوں کے ڈیرے میں پہنچتے ہی مالشیا آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی دبی ہوئی تھی۔ وہ تیل کی مالش اور مساج کے ذریعے سفر کی تکان اتارنے کے لیے نہایت مستعد نظر آتا تھا، مگر اللہ وسایہ اور رحیم داد نے مالش کرانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور صحن میں قرینے سے لگی ہوئی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ غسل کرنے سے اللہ وسایہ اور رحیم داد تر و تازہ ہو گئے تھے۔ ذرا ہی دیر میں نوکر لسی لے کر آ گیا۔ دونوں نے ٹھنڈی ٹھنڈی لسی پی، بڑا سکون ملا۔ رات کے کھانے پر بات چیت شروع ہوئی۔ اللہ وسایہ نے چودھری اکرم سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ صرف 1 روز ٹھہرے گا اور ہفتے کے روز علل صبح چلا جائے گا۔ جو کچھ طے کرنا ہے جمعے ہی کو طے ہو جانا چاہیے۔ رحیم داد کو چودھری اکرم نیک اور بھلا مانس لگا۔ وہ کمگو اور حلیم الطبع تھا، مزاج میں نرمی اور رکھ رکھاؤ تھا۔ چودھری اکرم نے مہمانوں کی خاطر مدارت میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا، ہر طرح ان کی دلداری کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر شادی بیاہ کے بارے میں کھل کر گفتگو نہ ہوئی۔ چودھری اکرم کے ساتھ رشتے کا ایک چچا زاد بھائی بھی تھا۔ وہ اکرم سے عمر میں بڑا تھا۔ اس نے کئی بار شادی کے سلسلے میں بات چھیڑی، مگر اللہ وسایہ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ جمیلہ سے مشورہ کیے بغیر اس مسئلے پر کوئی بات چیت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رات گئے محفل برخاست ہوئی۔ سویرے سویرے جمیلہ ڈیرے پر آ گئی۔ اللہ وسایہ اور رحیم داد کمرے میں ناشتہ کر رہے تھے۔ چودھری اکرم بھی موجود تھا، مگر ناشتے میں شریک نہیں تھا۔ جمیلہ کے پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اللہ وسایہ نے جمیلہ سے پوچھا، جمیلے، کڑی دیکھی تو نے؟ کیسی ہے؟ سندر ہے اور سیدھی سادی بھی ہے، عمر بھی 26-25 سے زیادہ نہیں ہوگی، چودھری کے لیے بالکل ٹھیک رہے گی۔ جمیلہ مسکرا مسکرا کر بتاتی رہی، دیکھنے میں تو ایسی شرمیلی اور کومل لگتی ہے جیسے اس کو کبھی بیاہ ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں اس کے پہلے گھر والے نے ایسی بھولی بالی کڑی کو کیوں تنگ کیا۔ اس نے منہ بگاڑا، گل یہ ہے، بازے مرد ہوتے ہی خراب ہیں، انہیں اپنی گھر والیوں کو تنگ کرنے میں سواد ملتا ہے۔ لگتا ہے اس کا گھر والا ایسا ہی خراب بندہ تھا۔ تیری باتوں سے لگتا ہے کڑی تجھے پسند آ گئی۔ ویسے چودھری اکرم کو تو میں بھی ٹھیک طرح جانتا ہوں، نیک بندہ ہے۔ اللہ وسایہ نے سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا جی آج اکرم سے بات چیت شروع کی جائے۔ تو نے ابھی تک اس بارے میں گل بات ہی نہیں چھیڑی؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ تجھ سے صلاح مشورہ کیے بنا کیسے شروع کرتا؟ اللہ وسایہ ہنس کر بولا۔ جمیلہ نے کہا، اکرم کا چچیرا بھی تو آیا ہے، لگتا ہے اکرم نے اسے بات چیت ہی کے لیے بلایا ہے۔ اس کی گھر والی بھی آئی ہے، میری تو اس سے کھل کر گل بات ہوئی۔ اس نے اپنے چودھری کے بارے میں کریت کریت کر ایک ایک بات پوچھی، میں نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ لگتا ہے اس نے اکرم اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتا دیں۔ ان دونوں سے میری زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ شام کو وہ میرے پاس آئے تھے، اکرم تو چپ رہا پر اس کے چچیرے نے کئی باتیں پوچھی، میں نے اسے بھی ہر بات صفائی سے بتا دی۔ ان کے رویے سے تو نے کیا اندازہ لگایا؟ اللہ وسایہ نے دریافت کیا۔ مجھے تو دونوں خوش اور مطمئن نظر آئے۔ اکرم کی بھرجائی تو بہت مطمئن لگتی ہے، سمجھ لے وہ لوگ تو تیار ہیں، تو پھر بات پکی کر لی جائے؟ اللہ وسایہ نے استفسار کیا۔ ضرور کر لے، مجھے تو یہ رشتہ ہر طرح پسند ہے۔ جمیلہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ لمحے بھر خاموش رہی، پھر اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا اور اس کی رائے معلوم کرنے کے لیے براہ راست سوال کیا، بول چودھری، تجھے کیا کہنا ہے؟ تو اپنی مرضی بتا۔ میں نے اپنی مرضی کی بتانا، رحیم داد نے آہستہ سے کہا۔ میری مرضی تو وہی جان جو تیری اور اللہ وسایہ کی ہے۔ تینوں پتہ ہے میں نے اللہ وسایہ کو بھائی کہا ہے، پگڑی بدلی ہے، وہ بھائی ہے اور تو بھرجائی۔
تم دونوں جو بھی طے کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ تب تو آج ہی سہا ہو جائے، جمیلہ خوشی سے چہک کر بولی۔ میرا من کہتا تھا یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ اللہ بسایا، تجھے پتہ نہیں میں نے تو مٹھائی اور میوے کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ ادھر آنے سے پہلے نوکر کو ضروری سامان لانے خانے وال بھیج دیا ہے، دوپہر تک آ جائے گا۔ شام کو سگائی کے لیے کوئی شبھ دن سوچ کر تاریخ طے کر لی جائے۔ ساری تیاری تو کر لی، اب میری اور چودھری کی مرضی پوچھنے آئی ہے؟ اللہ وسایا نے ہنس کر بیوی کی جانب دیکھا۔ ایسے فیصلے زنانیاں ہی کرتی ہیں۔ جمیلہ بھی اللہ وسایا کے ساتھ ہنسنے لگی۔ بات پکی کرنے سے پہلے اکرم سے کہہ دینا، ساحے کے لیے شریک برادری کے کسی اور کو بلانا چاہے تو بلا لے۔ یہ بات تو اسے دوپہر کو روٹی کھاتے ہوئے بتا دینا۔ یوں سمجھ لے آج بیاہ کی تاریخ طے کر کے ہی جانا ہے۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر گئی تو کچھ ہی دیر بعد چودھری اکرم آ گیا۔ اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی۔ دوپہر ہو گئی، نوکروں نے کھانا چن دیا۔ کھانے پر اللہ وسایا اور رحیم داد کے ساتھ چودھری اکرم اور اس کا چچا زاد بھائی بھی شریک ہوئے۔ رحیم داد تو خاموش بیٹھا رہا، مگر اللہ وسایا نے بات چھیڑی اور چودھری اکرم کو اپنی مرضی سے مطلع کر دیا۔ صاف صاف بتایا کہ اسے اور رحیم داد کو رشتہ منظور ہے۔ اگر وہ بھی اس کے لیے رضامند ہو تو شام کو ساحے کی رسم ادا کر لی جائے، دن تاریخ مقرر کر کے شادی کی تیاری کر دی جائے۔ اکرم اور اس کے چچا زاد بھائی نے اللہ وسایا کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ان کی بات چیت سے صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو کر آئے تھے۔ دن ڈھلے صحن میں خوب چھڑکاؤ ہوا، کرسیاں نکال کر ترتیب سے لگائی گئی، لیمپ کے بجائے پیٹرومیکس روشن کیا گیا۔ جب سب کرسیوں اور چارپائیوں پر بیٹھ گئے تو شادی کی باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی۔ یہ ساحہ تھا، اس میں چودھری اکرم کی طرف سے اس کا چچا زاد بھائی شریک ہوا۔ پڑوس کے گاؤں کے ایک زمیندار کو بھی اکرم نے بلا لیا تھا۔ وہ اکرم کا ہم عمر ہی تھا۔ اس کے انداز میں معاملہ فہمی اور رکھ رکھاؤ تھا، بات چیت بھی سلجھی ہوئی کرتا تھا۔ گفتگو کے دوران کسی بھی مرحلے پر الجھن یا تلخی پیدا نہیں ہوئی، ہر بات خوش اسلوبی سے طے ہو گئی۔ چودھری اکرم نے بات چیت کے آغاز ہی میں اپنی اس خواہش کا صاف گوئی سے اظہار کر دیا تھا کہ نکاح سادگی سے ہوگا اور رخصتی بھی خاموشی سے ہوگی، نہ کوئی دھوم دھڑکا ہوگا، نہ شادی کی دوسری رسمیں ہوگی، براتیوں کی تعداد بھی مختصر ہوگی۔ بات معقول تھی، لہٰذا اللہ وسایا نے مطلق حجت نہیں کی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ دیہات میں، خاص طور پر جاٹوں میں، بیوہ یا طلاقن کا عقد ثانی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ دھوم دھڑکا کرنے کی صورت میں خوشی کے بجائے ذات برادری والوں کے طعنے سننا پڑتے۔ بات چیت جاری تھی کہ اللہ وسایا اٹھ کر کمرے میں گیا، جمیلہ کو وہاں بلایا، اس سے مشورہ کیا اور اس کی روشنی میں شادی کی تاریخ طے کی، جو 2 اگست مقرر ہوئی۔ مہمانوں کی دودھ کے شربت سے تواضع کی گئی۔ جمیلہ واپس زنان خانے میں جا چکی تھی۔ تاریخ مقرر ہونے کی اطلاع پہنچی تو اس نے اپنے نوکر کے ذریعے چودھری اکرم کے پاس شگن کی مٹھائی کے ساتھ خشک میوہ بھیجا۔ ساحے کی خوشی میں نائی اور لاگیوں کو نقد انعام کے علاوہ ایک ایک لنگی بھی دی۔ رات کے کھانے میں چودھری اکرم نے خاص اہتمام کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، بات بات پر مسکراتا، پلیٹیں اٹھا اٹھا کر رحیم داد اور اللہ وسایا کے سامنے رکھتا، کھانے پر اصرار کرتا، دلجوئی کرتا، شفقت اور محبت کا اظہار کرتا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد بھی وہ دیر تک دونوں کے پاس بیٹھا رہا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اللہ وسایا اور رحیم داد تیار ہو گئے۔ جمیلہ بھی تاروں کی چھاؤں میں بیدار ہو گئی تھی اور اللہ وسایا اور رحیم داد کے ساتھ سفر کے لیے تیار تھی۔ گھر کے باہر 2 تانگے موجود تھے، تینوں ان میں سوار ہوئے، نوکر بھی ہمراہ تھے۔ چودھری اکرم ان کے ساتھ کبیر والا تک آیا۔ اس نے اللہ وسایا اور رحیم داد کو گلے لگا کر گرمجوشی سے رخصت کیا۔ رات گئے تینوں واپس کوٹلہ ہرکشن پہنچ گئے۔ صبح ہوئی، دن گزرا۔ شام کو معمول کے مطابق باغ میں محفل جمی۔ جمیلہ اور اللہ وسایا کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ چودھری اکرم کی بیٹی سے رحیم داد کا رشتہ طے ہو جانے پر دونوں بہت خوش ہیں۔ جمیلہ مسکرا کر ساحے کی رسم کی ایک ایک تفصیل بیان کر رہی تھی، اکرم کے حسن سلوک اور مہمان نوازی کی تعریف کر رہی تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا۔ کھانے پر بھی شادی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ رحیم داد کم بلکہ بہت کم بول رہا تھا۔ جمیلہ نے اس کی جانب دیکھا اور ہنس کر بولی، تو ابھی سے نہ بن گیا؟ شرما اور لجا تو اس طرح رہا ہے جیسے آج ہی تیری جنج چڑھنے والی ہے۔ وہ اللہ وسایا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ وسایا، تو دیکھ رہا ہے؟
चौधरी कैसे शर्मा शर्मा कर बोल रहा है। वो लम्हे भर तक गर्दन झुकाकर सोचती रही। आज जुलाई की 17 तारीख है। ये 31 दिन का महीना है। ब्याह में कुल 16 दिन रह गए हैं। तैयारी ही कौन सी करनी है। अल्लाह वसाया बोला, जंज शंज तो धूमधाम से जानी नहीं, बस एक रस्म अदा करनी है। वो मुस्कुराया। वैसे अपना ब्याह तो बिल्कुल ही खामोशी से हुआ था, पर बहुत नेक घड़ी थी। अब तो सब कुछ सुफना लगता है। जमीला ने कुछ नहीं कहा। रहीमदाद भी चुप रहा, मगर अल्लाह वसाया खामोश न रहा। उसने हल्का कहखा लगाया, चलो जी, ये बहुत चंगा हो गया। चौधरी का दिल अकेले में बहुत घबराता है, अब नहीं घबराएगा। उसने रहीमदाद की तरफ नज़र भर कर देखा। अकरम की पूरी जिम्मेदारी विरसे में तेरी होने वाली घरवाली ही को मिलेगी। वो तो यहाँ तक कहता था ब्याह के बाद ही जिम्मेदारी तेरे हवाले कर देगा। 8 मुरब्बे से ऊपर ज़मीन है और बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, पानी की भी कमी नहीं। तब तो अपना चौधरी और बड़ा ज़मींदार बन जाएगा। जमीला बोली, अब तो इसका हरगिज़ जी न घबराएगा। बड़ी जिम्मेदारी हो और भली घरवाली तो किसका जी घबरा सकता है। अल्लाह वसाया ने कहा, मैं तो कहूँगा तू अहमदपुर की जिम्मेदारी संभाल लेना। इधर की देखभाल तो मैं कर ही रहा हूँ, इसकी तू बिल्कुल फिक्र न कर। रहीमदाद ने चौंक कर अल्लाह वसाया को देखा। उसे फिल फौर एहसान शाह की बातें याद आ गईं। उसके जहन में शुबहात और वसवसे कुलबुलाने लगे, मगर उसने जाहिर ना होने दिया। मुस्कुराने की कोशिश की और नरम लहजे में गोया हुआ, ये ज़मींदारी भी तेरी और वो भी तेरी। मैं तेरे लिए पराया नहीं हूँ। मेरा मतलब है दोनों मिलजुल कर ही ज़मींदारी चलाएंगे। अल्लाह वसाया ने ज़ेर लब मुस्कुरा कर वजाहत की। रहीमदाद मुतमईन ना हुआ। अल्लाह वसाया की वजाहत के बावजूद उसका शुबा रफा न हुआ। रात को देर तक बेचैनी से करवटें बदलता रहा। दूसरे रोज़ एक और वाक़या पेश आया। रहीमदाद ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गया। हुआ यह कि अल्लाह वसाया अचानक अपने वकील के साथ रहीमदाद के पास आया। कुर्सी पर बैठते ही उसने पूछा, चौधरी, तेरे क्लेम के कागजात कहाँ हैं। उसने वकील की तरफ इशारा किया। वकील साहब को कागजात देखने हैं। रहीमदाद खामोशी से उठा, मुल्हिका कोठड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, अपने ट्रंक का ताला खोला, क्लेम के कागजात का बस्ता निकाला और कागजात वकील के हवाले कर दिए। वो कुछ देर तक पूरी तवज्जो से कागजात उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने कहा, ये कागजात मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इनकी ज़रूरत पड़ गई है। रहीमदाद तो चुप रहा, मगर अल्लाह वसाया बोल पड़ा, ज़रूरत है तो जी ज़रूर ले जाओ। वकील ने कागजात अपने ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, एक दरख्वास्त भी लगानी है। उसने अंग्रेज़ी में टाइप की हुई एक दरख्वास्त निकाली और रहीमदाद के सामने रखी। चौधरी, इस जगह अपने दस्तखत लगा दे। उसने दरख्वास्त के आखिर में एक जगह उंगली रखकर रहीमदाद की जानिब देखा। रहीमदाद दस्तखत करते हुए झिझका, हिम्मत करके पूछा, वकील साहब, ये दरख्वास्त क्यों लगानी है। मैनू भी तो कुछ पता चलना चाहिए। ये मैं बाद में आराम से बताऊंगा। अगर अभी बताऊंगा तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। वकील हंस कर बोला, ये कानूनी नुकात हैं, यूं समझ ले ये दरख्वास्त लगानी बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द लगानी है। रहीमदाद ने दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं किए, खामोश बैठा रहा। वकील ने अल्लाह वसाया की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। अल्लाह वसाया उठकर रहीमदाद के नज़दीक गया। उसका शाना थपक कर नर्म लहजे में बोला, लगा दे दस्तखत। तेरी जानिब से ये दरख्वास्त लगानी बहुत ज़रूरी है। इसमें देर नहीं होनी चाहिए, वरना आगे गड़बड़ पड़ सकती है। इस तरह इसरार करने पर रहीमदाद ने नज़रें उठाकर अल्लाह वसाया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तज़ब्ज़ुब और बेइत्मीनानी के तासुरात थे। अल्लाह वसाया ने मुस्कुरा कर कहा, चौधरी, तैनू मुझ पर भरोसा नहीं। ऐसी गल ना कर। रहीमदाद ने तीखे लहजे में कहा और दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। वकील ने दरख्वास्त रहीमदाद के हाथ से लेकर अपने ब्रीफकेस में रखी और फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। वो कमरे से निकला तो अल्लाह वसाया भी उसके हमराह था। दोनों के जाने के बाद रहीमदाद बिस्तर पर लेट गया। अल्लाह वसाया के रवैये ने उसके शुबात में इजाफा कर दिया था। दिन ढले तक वो इसी उलझन में मुब्तला रहा। इसी आलम में उसने गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया और बाग की जानिब रवाना हुआ। मेहमान खाने के दरवाजे पर अहमद मिल गया। अहमद ने बताया कि अल्लाह वसाया भी वकील के साथ शहर गया है। रहीमदाद और परेशान हो गया। उसने दूर से देखा कि जमीला बाग में बैठी है। करीब ही स्कूल मास्टर बैठा था।
جمیلہ اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ رحیم داد باغ کی طرف نہیں گیا، استبل پہنچا، گھوڑی نکلوائی، اس پر سوار ہوا اور جمیلہ کو اطلاع دیے بغیر گھوڑی دوڑاتا نہر کی طرف نکل گیا۔ احسان شاہ کا ملازم شیدہ حویلی کے پھاٹک ہی پر رحیم داد کو مل گیا۔ اس کی زبانی رحیم داد کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ احسان شاہ حویلی میں موجود ہے۔ شیدہ نے رحیم داد کی گھوڑی ایک ملازم کے سپرد کی اور رحیم داد کو دیوان خانے میں لے گیا، مگر باغ کی سمت نہیں گیا۔ دیوان خانے کے پچھواڑے کی باڑی میں پہنچا۔ اس نے جھپاک جھپاک کرسیاں نکال کر باہر رکھ دی اور ایک طرف ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے پوچھا، شاہ جی کتنے ہے؟ وہ تو جی باغ میں ہے، شہر سے کئی بڑے افسر آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے، میں اسے تیرے آنے کی اطلاع کرتا ہوں۔ اتنی دیر تو آرام سے بیٹھ، تھکا ہوا بھی ہے، میں چھیتی نال واپس آتا ہوں۔ رحیم داد خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شیدہ چلا گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ درختوں کی بلند شاخوں پر سنہری دھوپ دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ شام دھیرے دھیرے اپنے بازو پھیلا رہی تھی۔ باڑی میں دھندلکا پھیلتا جا رہا تھا۔ رحیم داد نے باڑی پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ درختوں سے گھرا ہوا ہرا بھرا گوشہ تھا۔ وسط میں گھاس کا قطع تھا۔ پھولوں کی چند کیاریاں بھی تھیں۔ دائیں طرف نیم کے گھنے درخت کے پہلو میں مختصر سی عمارت تھی جو ایک کمرے اور غسل خانے پر مشتمل تھی۔ کمرے کے آگے برآمدہ تھا، اس پر کھپریل کی خمیدہ چھت تھی۔ کمرے میں لیمپ روشن تھا۔ کھلی کھڑکی سے لیمپ کی روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ باڑی ہر چند کے حویلی کی چار دیواری کے اندر تھی مگر الگ تلگ تھی۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ شام گہری ہوتی گئی، خاموشی اور بڑھ گئی۔ احسان شاہ نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد شیدہ واپس آیا۔ اس نے رحیم داد کے آگے میز رکھی، اس پر وسکی کی بوتل، پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس سلیقے سے رکھ دیے۔ رحیم داد نے دریافت کیا، شیدے، شاہ جی نہیں آیا؟ اس کے لہجے سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ شاہ جی نے کہا ہے میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، چودھری سے کہنا روٹی ساتھ ہی کھانی ہے، آرام سے گپ شپ ہوگی، ابھی میں سرکاری افسروں سے کچھ ضروری باتیں کر رہا ہوں۔ شیدے نے احسان شاہ کا پیغام رحیم داد کو پہنچا کر وسکی کا پیک تیار کیا اور رحیم داد کے سامنے رکھ کر بولا، تو شروع کر، شاہ جی ادھر بیٹھا لگا رہا ہے، چھیتی تیرے پاس آئے گا۔ رحیم داد نے کچھ نہیں کہا۔ شیدہ چلا گیا۔ گلاس سامنے رکھا رہا، اس میں وسکی کا رنگ جھلکتا رہا مگر رحیم داد نے گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چپ بیٹھا احسان شاہ کا انتظار کرتا رہا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ باڑی پر پراسرار سکوت طاری تھا۔ آس پاس نہ کوئی آواز تھی نہ آہٹ۔ رحیم داد بالکل تنہا تھا۔ رات باڑی میں اتر کر کالی پڑتی جا رہی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتی ہوئی لیمپ کی روشنی زرد دھبا بن کر رہ گئی تھی۔ لگ بھگ گھنٹے بھر بعد احسان شاہ آیا اور معذرت کے انداز میں بولا، معاف کرنا چودھری، مجھے دیر ہو گئی۔ پر تو آج اچانک کیسے آ گیا؟ وہ قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے رحیم داد کے سامنے رکھا ہوا گلاس دیکھا۔ اوئے، یہ گلاس ایسے ہی پڑا ہے؟ لگتا ہے تو نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا۔ اس کے لہجے میں استعجاب تھا۔ نہیں شاہ جی، میں نے آج نہیں پینی۔ رحیم داد نے انکار میں گردن ہلائی۔ واپسی میں جمیلہ مل گئی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں اس کے یا اللہ وسایہ کے سامنے پی کر جانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی میں نے یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، صرف تیرے ساتھ روٹی ٹکر کھا لوں گا۔ احسان شاہ نے اصرار کیا مگر رحیم داد آمادہ نہیں ہوا۔ احسان شاہ نے زچ ہو کر کہا، جیسی تیری مرضی۔ اس نے گلاس اٹھایا، بڑا گھونٹ بھرا۔ چڑھی ہوئی آنکھیں اور تمتمایا ہوا چہرہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ پہلے ہی خوب چڑھا چکا تھا۔ یہ بتا، ادھر کیسے آنا ہوا؟ تجھ سے کچھ ضروری گل کرنی تھی۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کوئی خاص گل ہے؟ خاص ہی گل سمجھ لے۔ آج دوپہر اللہ وسایہ اپنے وکیل کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھ سے ایک درخواست پر دستخط لگوا لیے۔ کیسی درخواست تھی؟ احسان شاہ نے پوچھا۔ انگریزی میں تھی۔ تینوں پتہ ہے میں نے انگریزی نہیں آتی۔ میں نے اس کے بارے میں وکیل سے پوچھا بھی، پر اس نے کہا کہ یہ قانون کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں بعد میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا، ابھی تو جلدی میں ہوں، درخواست فوراً لگانی ہے۔ حد کر دی تو نے، احسان شاہ نے تھیکے لہجے میں کہا۔ جب اس نے درخواست کی نوعیت اور اس کا سبب ہی نہ بتایا
तो आंख बंद करके तूने इस पर दस्तखत क्यों कर दिए? क्या करता जी, रहीमदाद ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। अल्लाह वसाया मेरे गले पड़ गया, बार बार दस्तखत करने को कहा। पहले तो मैं चुप करके बैठा रहा, जब वो जिद करने लगा तो दस्तखत लगाने ही पड़े। मैं उसे नाराज भी तो नहीं कर सकता। तूने बहुत बुरा किया। एहसान शाह के चेहरे पर झुंझलाहट तारी हो गई। लगता है अल्लाह वसाया ने अपना काम पक्का कर लिया। मैंने पहले ही खबरदार किया था, पर तूने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उसके लहजे में तलखी का इजाफा हो गया। कभी यह भी सोचा उसने 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके हवेली और ज़रई अराजी तेरे नाम क्यों अलाट करा दी? तू उसका कौन सा सगा लगता है? आखिर उसने अलाटमेंट के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया? क्यों इतनी भागदौड़ की? तू ही बता, उसने ऐसा क्यों किया? कोई तो बात होगी, कुछ तो उसे फायदा होगा। इतना तो कोई अपने भाई के लिए भी नहीं करता। तू इसका कुछ भी तो नहीं लगता। पुरानी यारी भी नहीं। अपनी समझ में तो ये चक्कर आता नहीं। इसमें ज़रूर कुछ हेर फेर है। शाह जी, तू ठीक कह रहा है, अपना मगज भी काम नहीं करता। रहीमदाद ने बुझे हुए लहजे में कहा। वकील ने दरख्वास्त पर दस्तखत कराने के साथ मेरे क्लेम के सारे कागजात भी अपने पास रख लिए हैं। क्या कहा? क्लेम के कागजात भी उसने अपने कब्जे में कर लिए? एहसान शाह ने हैरान और परेशान होकर पूछा। उसने तुझे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तू अंधे इत्माद में मारा गया। अब तो तेरे पास दस्तावेजी सबूत भी नहीं रहा। मुख्तारनामा उसे पहले ही दे चुका है। उसने अपनी मर्जी की दरख्वास्त पर तुझसे दस्तखत भी लगवा लिए। पहले जो कमी रह गई थी अब पूरी कर ली। अब तो वो जो जी चाहे कर सकता है। जब मर्जी होगी तुझे बेदखल कर देगा। अब तो उसे सिर्फ पटवारी के रजिस्टर मिल्कियत में अपने नाम का इंदराज कराने के बाद तहसीलदार के पास जाना है। 1000-2000 में ये काम भी हो सकता है। उसने विस्की की चुस्की लगाई। अब तो वो सारी जायदाद पर अपना ही कब्जा रखेगा। वैसे भी उसके कब्जे में है। लगता है वो अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए जल्द ही शहर जाएगा। वो तो आज ही वकील के साथ शहर चला गया। इसका मतलब ये हुआ वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द से जल्द तेरा पत्ता काट देना चाहता है। रहीमदाद ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया, खामोश बैठा रहा। किस सोच में पड़ गया चौधरी? एहसान शाह ने रहीमदाद को खामोश देखकर दरियाफ्त किया। शाह जी, सच पूछ तो मुझे यकीन नहीं आता अल्लाह वसाया मेरे खिलाफ ऐसा भी कर सकता है। मैं यही सोच रहा था, रहीमदाद ने आहिस्ता से कहा। समझ नहीं आती वो ऐसा कैसे कर सकता है। तुझे पता नहीं, पिछले दिनों वो मुझे कबीरवाला के एक ज़मींदार के घर ले गया। जमीला भी साथ थी। दोनों उसकी धी से मेरा ब्याह कराना चाहते हैं। अब तुझसे क्या छुपाना, ब्याह के लिए अगले महीने की 2 तारीख तय भी हो चुकी है। रहीमदाद ने नज़र भर कर एहसान शाह की तरफ देखा। उनके दिल में अगर मेरे खिलाफ कोई बदी होती तो वो ऐसा क्यों करते? मुझे बेदखल ही करना होता तो अल्लाह वसाया और जमीला मेरा घर बसाने की कोशिश क्यों करते? ये कब की गल है? एहसान शाह के लहजे में तहय्युर था। पिछले जुमे की, रहीमदाद ने बताया। ज़िम्मेदार का नाम चौधरी अकरम है। तहसील कबीरवाला के पिंड अहमदपुर में उसकी ज़िम्मेदारी है। 8 मुरब्बे से ऊपर ज़मीन है, पक्की माड़ी है, और जिस कुड़ी के साथ वो मेरा ब्याह करना चाहता है उसके सिवा उसका कोई नहीं। वही उसकी सारी जायदाद की वारिस है। बल्कि अल्लाह वसाया तो ये भी कहता था कि अकरम ब्याह के बाद अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर देगा। मुझे तो ये भी कोई ऊंचा चक्कर लगता है। एहसान शाह ने नफरत से मुंह बिगाड़ा। अपनी समझ में तो ये गल आती नहीं। जिसकी इकलौती औलाद सिर्फ एक धी हो और अच्छी खासी जिम्मेदारी भी हो, क्या उसे अपनी जात बिरादरी में रिश्ता नहीं मिल सकता था जो वो तुझे अपनी जुनवाई बनाने पर इतनी जल्दी तैयार हो गया? पर एक गल और भी है, उसकी धी का पहले भी ब्याह हो चुका है। जुनवाई चंगा बंदा नहीं था, इसलिए अकरम कागज़ लिखवाकर धी को अपने घर ले आया। रहीमदाद ने वजाहत की। अकरम बूढ़ा है और बीमार भी रहता है। चाहता है अपनी ज़िंदगी में धी का ब्याह कर दे ताकि उसके बाद वो बेसहारा न रह जाए। शरीके और बिरादरी वाले जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसे तंग न करें। चौधरी, मुझे तो ये शादी ब्याह सब ढोंग लगता है। पता नहीं अकरम कौन है, कैसा बंदा है। सैयद एहसान अली ने नशे की झोंक में कहका बुलंद किया। चौधरी, तू ठहरा मुहाजिर, तू इन मुल्तानियों को नहीं जानता।
ان کے لیے تو مشہور ہے کہ صورت ملا کی اور آنکھیں چور کی۔ پورے پنجاب میں ملتانی زمینداروں سے بڑا رساگیر نہیں ملے گا۔ جتنا بڑا زمیندار ہوگا اتنا ہی بڑا رساگیر ہوگا۔ ویسے نام کو کوئی سید ہے، کوئی قریشی، کوئی گردیزی، کوئی گیلانی ہے، کوئی نواب اور کوئی مخدوم ہے۔ اس نے وسکی کی چسکی لگائی۔ وہ کوئی بھی ہو پر رساگیری کو جرم اور برائی نہیں سمجھتا۔ رساگیری تو ان کے لیے دل بہلانے کا مشغلہ اور تفریح ہے، پر چودھری اکرم ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے میں نیک بندہ لگتا ہے، کسی کی صورت پر تو اندر کا حال لکھا نہیں ہوتا۔ احسان شاہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ چودھری، تجھے ملتانی زمینداروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ پنجاب گزیٹر میں تو ان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ وہ رساگیری کو بالکل چوری چکاری نہیں سمجھتے۔ زوراور اور کامیاب نمبردار وہی سمجھا جاتا ہے جو دن میں حکومت کرے اور رات کو چوری اور رساگیری۔ ان کے بارے میں تو جانے کتنی کہاوتیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں چاچا چور بھتیجا قاضی، ملا چور مؤذن گواہ۔ کہاں تک تجھے بتاؤں؟ اس نے وسکی کا بڑا گھونٹ بھرا اور گلاس خالی کر دیا۔ نوجوان زنانیوں اور مٹیاروں کو اٹھوا لینا اور ان کی عزت لوٹنا ملتانی زمینداروں میں بالکل عام بات ہے، چاہے وہ نواب زادہ ہو یا گدی نشین۔ رحیم داد نے حیرت سے احسان شاہ کو دیکھا۔ وہ نشے میں بالکل بھول گیا تھا کہ جتنی بھی برائیاں نفرت سے منہ بگاڑ بگاڑ کر وہ ملتانی زمینداروں کی گنوا رہا ہے، وہی حرکتیں اور وہی جرائم وہ خود کرتا ہے اور نہایت دھڑلے سے کرتا ہے۔ زمینداری چلانے کے لیے انہیں ناگزیر قرار دیتا ہے۔ مگر احسان شاہ اس کے احساسات سے بے نیاز کہتا رہا، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ ہرگز ہرگز ادھر بیاہ نہ کرنا، بعد میں بہت پچھتائے گا۔ ویسے مجھے تو یہ بیاہ شیاہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اللہ وسایا اس بہانے تجھ سے پیار جتانا چاہتا ہے، پر اس کے ارادے کچھ اور ہی ہیں۔ یوں سمجھ لے وہ ایک ہاتھ سے حویلی اور زمین تجھے دے کر دوسرے ہاتھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ میرا کام تجھے خبردار کرنا ہے، آگے تیری مرضی۔